उनका पर्सनल जो वर्थ था वो घट के $84.4 बिलियन हो चुका था, जो अब वो $58 बिलियन तक वो नीचे आ गया है। हिंदुस्तान वर्गे मुल्क दी ਜਿਹੜਾ G20 ਦਾ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਲੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ जी, फिर भी ਉਹਦੇ पैर नहीं लग रहे कि आपका नेटवर्थ $2.8 बिलियन था 2014 में बीजेपी की सरकार आने से पहले, वो बढ़ के $120 बिलियन तक आपका नेटवर्थ चला गया। बुनियादी मसला है वो अभी भी है कि आपने ऐसे सवाल पूछे और वो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड से एक्सपंज हो गए, वो हटा दिए गए कि पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में ही ना हो। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ जी जी ਔਰ ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ जी। ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏ। अब आप ये देखिए कि अडानी ने पहले तो स्टेटमेंट दिया था कि वो केस फाइल कर देंगे, उसके बाद जब हिंडनबर्ग ने पलट के बोला करो और यूएस में करो, हम तो चाहते हैं कि आप यूएस में The Harjinder Singh Show। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਅਤੇ UBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ PhD ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਯਕਦਮ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਣ ਯਕਦਮ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਆ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਣ ਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ। आपका बहुत शुक्रिया ठन साहब। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ जी 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, जी ਉਹ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। जी बिल्कुल बिल्कुल। 10 दिन पहले जब हम बात कर रहे थे वो 11 नंबर पे आ गए थे, 3 नंबर से गिर के, और 10 दिनों में वो अब 22 नंबर पे आ गए हैं। मैंने अभी आने से पहले ही देखा था कि अब 10 पोजीशंस वो नीचे आ गए हैं। और आपसे जब मेरी बात हुई थी, उनका पर्सनल जो वर्थ था वो घट के $84.4 बिलियन हो चुका था, जो अब वो $58 बिलियन तक वो नीचे आ गया है। और उनका जो टोटल कंपनीज का जो वर्थ है वो भी अब $100 बिलियन का उनको नुकसान हुआ है। तो ये किसी भी इन्वेस्टर या बिजनेस फर्म के लिए ये बहुत बैड न्यूज़ है। तो ਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ G20 ਦਾ जी ਮੁਲਕ ਆ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਲੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, जी ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, जी ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ नहीं लग रहे। वजह ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? फैक्टर ਕਿਹੜੇ ਨੇ? जी अब देखें, ऐसा है कि जब आप इंटरनेशनल आप बिजनेस कंपनी या ऐसा कोई फर्म आप बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो इंटरनेशनल मार्केट फोर्सेस है वो आप पे भी लागू होंगे, जो ऐन कानून है वो भी आप पे लागू होंगे। हिंदुस्तान में आप ये आप तवक्को रख सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट फ्रेंडली है तो शायद इतना ज़्यादा एक्शन ना हो आपके ख़िलाफ़, लेकिन बाहर के ममालिक जो हैं उनका कोई आपसे लेना देना है नहीं, तो वो तो मुनाफा देखेंगे अपना। अगर वहाँ पे नुकसान हो रहा है, अगर उनको ये शुबा हो रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है, तो फिर उस हिसाब से वो अपना एक्शन लेंगे। अब बदकिस्मती से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने किसी भी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा है। उनके खिलाफ जो है पार्लियामेंट में अपोजिशन ने, आपने देखा होगा जो सेशंस, कितने सवाल पूछे मोदी जी ने, एक भी जवाब नहीं दिया। 90 मिनट का स्पीच दिया उन्होंने। 90 मिनट के स्पीच में उन्होंने अपने सरकार के जो है वो कामयाबी उन्होंने गिनवाई, लेकिन जो अहम सवाल था वो बिल्कुल उन्होंने दरकिनार कर दिया। उन्होंने उसके अडानी का नाम तक उन्होंने नहीं लिया, जबकि 18 सवाल ऐसे शायद राहुल गांधी ने पूछे थे, जो बड़े हार्ड हिटिंग क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, कि उनके साथ उनका क्या नाता है, वो फॉरेन में कितनी बार ट्रैवल किए हैं इकट्ठे,
तो ऐसे बहुत बुनियादी सवाल है, और ये कांग्रेस पार्टी ने ज़रूर पूछे हैं ये सवाल, लेकिन हमने सोशल मीडिया पे भी देखा है बहुत से लोग यही सवाल जो है पूछ रहे थे। और जैसे आपके शो में हमने बताया था कि अडानी साहब 609 नंबर रैंक पे थे जब मोदी साहब की हुकूमत आई थी, वहां से फिर 2 नंबर तक पहुंच गए, उसके बाद 3 पे वो बने रहे, और अब जाके 22 नंबर पे आ गए हैं। 3 सालों में उन्होंने इतना लंबा फासला तय कर लिया कि आपका नेटवर्थ 2.8 बिलियन डॉलर्स था 2014 में बीजेपी की सरकार आने से पहले, वो बढ़ के 120 बिलियन डॉलर तक आपका नेटवर्थ चला गया। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪੋਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, बिल्कुल 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 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है अभी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अदानी साहब का जो डेट है, जो उनका जो लोन उन पे जो है, उनकी कीमत हिंदुस्तान की टोटल जीडीपी के 1% से ज्यादा है। वाह, तो इतना बड़ा डेट फाइनेंसिंग पे एक इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा शायद हिंदुस्तान की तारीख में, आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में, हमने, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कभी ऐसा हुआ हो। लेकिन अब सरकार को शायद लग रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि राहुल गांधी साहब ने जब वो अपना स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने कुछ फोटोज दिखाए या और उसी टाइम पे जो है ब्रॉडकास्ट जो हट के, कैमरा उनसे हट के स्पीकर की तरफ चला गया। स्पीकर ने बोला कि आप, और स्पीकर ने भी जो है, बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि स्पीकर ने जो बोला कि आप आज अदानी साहब का मोदी साहब के साथ फोटो लेके आए हैं, कल कोई और, या शायद बीजेपी वाले खुद अडानी साहब का अशोक गहलोत साहब के साथ, जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं और कांग्रेस के हैं, हाँ, उनके साथ फोटो शेयर करेंगे। अब ये एक स्पीकर को नहीं बोलना चाहिए था, वो क्योंकि एक पार्टी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये उनके वकार को जेब नहीं देता है कि अगर आप किसी पार्टी के हिमायती बन के आप आए हैं। तो ये बहुत लोगों ने कहा है, लेकिन जो बुनियादी मसला है वो अभी भी है कि आपने ऐसे सवाल पूछे और वो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड से एक्सपंज हो गए, वो हटा दिए गए कि पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में ही ना हो। इसका क्या मतलब होता है? ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं जी, और ये सबने बोला है ऑपोजिशन पार्टीज ने कि आप, ठीक है, हम समझ सकते हैं कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, और शायद आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं, तो इसीलिए शायद आप जवाब, आपसे लोग जो हैं, आपके सपोर्टर्स कम से कम आपसे जवाब की उम्मीद नहीं रखते। लेकिन एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जहाँ पे एक ऑपोजिशन है और एक गवर्निंग पार्टी है, बिल्कुल आपका ये फर्ज बनता है। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹਾਂ, जी जी ਔਰ ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ, जी ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰ ਦੇਵੇ, जी जी, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ये बिल्कुल बहुत हिमाकत गलत है। बात है। और आप सिर्फ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं, अब तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलने लगे हैं कि हम डेमोक्रेसी की भी हम माँ बन गए हैं। तो अब क्या इतनी भी तवक्को हम ना रखें कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो सवाल हैं लोगों के जहन में, उनका जवाब देना वो मुनासिब नहीं समझे? क्या उनसे ये भी नागवारा है? तो ये सवाल जो है, आई थिंक जो डेमोक्रेटिक सोच रखने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये कहना, और मैंने खुद देखा वो ब्रॉडकास्ट और मुझे भी अच्छा नहीं लगा, हालांकि ये पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे में उनका वो चलता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ सबके लिए, छाती ठोक ठोक के छाती क्या ठोक के बोल रहे हैं जी। तो ये मेरे ख्याल से एक डेमोक्रेटिक लीडर की ज़बान नहीं होनी चाहिए कुछ इस तरह से, और ख़ासकर कि तब ਜੀ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਅਡਾਨੀ, जी ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਚੋਂ ਜੀ। ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਈਫਨ ਆਊਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ? ਹੁਣ ਬਿਲकुल ਹੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। देखिए, अब नॉर्वे का वो सॉवरेन वेल्थ फंड था, और जो है सॉवरेन वेल्थ फंड्स वो होते हैं जो आप एक देश का जो बजटरी सरप्लस होता है वो मार्केट में लगाता है, और नॉर्वे का बिल्कुल अहम भी है वो, इसलिए भी क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है मार्केट्स का। तब उसी ने जो है पूरा विड्रॉ कर लिया है, पूरे उन्होंने बोला है कि 2014 से ही उन्होंने शुरू कर दिया था अदानी में जितना उनका पैसा लगा हुआ था वो हटाना धीरे धीरे, या फिर डिस्पोज ऑफ करना। लेकिन इस वाकये के बाद उन्होंने $200 मिलियन का जो बाकी उनका रह रहा था वो भी कर लिया, वो ख़त्म कर दिया। अब उन्होंने बोला कि हमारा अब ज़ीरो एक्सपोजर है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में। अब ऐसे और भी कितने कंपनीज़ हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। अब जैसे पिछली दफ़ा जब हम बात कर रहे थे, उन्होंने FPO जो बोला था कि ओवर सब्सक्राइब, फुली सब्सक्राइब्ड हो गया है, $2.5 बिलियन मार्केट से उठा रहे थे।
तो उसमें भी उसके बाद उन्होंने दो तीन वो ख़त्म होने के बाद ऐलान कर दिया कि अब उसको हम वापस लौटा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी तब तक रिपोर्ट्स आ चुके थे। और फोर्ब्स का मैंने एक रिपोर्ट देखा जिसमें उन्होंने ये शक जाहिर किया कि शायद अदानी रिलेटेड किसी कंपनी ने ही वो जो है बहुत से शेयर्स खरीद लिए हैं। और ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, आप इनसाइडर ट्रेडिंग कर नहीं कर नहीं सकते। सकते। आपका 25% फ्लोट जो है वो पब्लिक का होना पड़ेगा। अगर आप लिस्टेड हो गए हैं, आपने शेयर्स आपने अनाउंस कर दिए हैं, तो अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो मतलब ये पनिशेबल ऑफेंस है। उसके बाद क्योंकि इतना जो है लोगों ने कंप्लेन किया है, इतने आर्टिकल्स लिखे गए हैं, तो उसके बाद अब रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने बोला है कि अच्छा इसके बारे में जो है हम मालूमात करेंगे। अब क्लियरली कुछ नहीं बोला है, और ये जो आप समझ रहे हैं वो मेरी भी समझ वही है। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ LIC ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? जी, तो LIC ने जैसे पहले जब ये वो कंट्रोवर्सी लोगों के शुरू- पैसे। हाँ, वो लोगों के पैसे हैं, है ना। अब LIC ने तब एकदम से स्टेटमेंट जारी कर दिया था कि उनका टोटल एक्सपोजर कुछ 36,000 करोड़ रुपए का है। 36,000 करोड़ रुपए उनका जो टोटल LIC का जो होल्डिंग है उसका 1% से कम है, 0.9% है उनके मुताबिक, जो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। और क्योंकि प्राइसेस बढ़े हुए थे इसीलिए उनको 36,000 करोड़ उन्होंने लगाए, और ये कंट्रोवर्सी शुरू होने से पहले उनका 78,000 करोड़ का उनका पहुंच गया था, तो ये फायदे में चल रहे थे। उसके बाद ये जब कंट्रोवर्सी हुआ उसमें भारी गिरावट आई, उनका 52,000 करोड़ पे नीचे आ गया, और अभी मैंने सुना है कि और भी 18,000 करोड़ उनके जो है पैसे नीचे चले गए हैं। तो अब होता ये है कि अब 36,000 करोड़ टोटल वैल्यूएशन से अगर आपका कम हो गया, मतलब वो पब्लिक मनी का नुकसान है। आपने अगर प्रॉफिट नहीं बनाया तब भी वो नुकसान है, क्योंकि आपने कितने सालों से वहाँ पे लगाया हुआ है पैसा, और उसमें अगर रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब तो यही है ना कि जो 36,000 करोड़ का वैल्यूएशन आज से 10 साल पहले था वो अब नहीं है। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਡਾਨੀ ਮੋਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਇਹ ਕੇਸ। ਜੀ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। हाँ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। हाँ, और ये अब जैसे देखिए कि 2 पिटिशन जैसे दायर हुए हैं कोर्ट में कि जो है कुछ ऐसा किया जाए, और ये हिंडनबर्ग के बारे में इंक्वायरी करने की मांग कर रहा है। अब आप ये देखिए कि अदानी ने पहले तो स्टेटमेंट दिया था कि वो केस फाइल कर देंगे। उसके बाद जब हिंडनबर्ग ने पलट के बोला करो करो, और यूएस में करो, हम तो चाहते हैं कि आप यूएस में केस करें कि हमें आपके सारे डिस्कवरी डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। अभी तक किया नहीं है। अभी तक किया नहीं है, लेकिन सबसे जो है कीमती जो उनका जो ये कॉस्टलीस्ट लॉ फर्म जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, वैक्टेल करके, उनको हायर कर लिया है अदानी साहब ने, कि किसी तरह से जो है उनका, और एक सुनने में आया है, अभी इसकी पुष्टि किसी ने की नहीं है, लेकिन जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन है और जो इंटरनेशनल आउटलेट्स ने चलाया है उसके मुताबिक उन लोगों ने ऐसे कम्युनिकेशन एजेंसीज से भी उन्होंने कांटेक्ट किया है कि एक इमेज क्रिएट करो, और जो है अभी जो उनकी शाख को जो दाग लगा है उसको मिटाने के लिए नया PR कैंपेन चलाओ। तो अब कोशिश यही रहेगी कि ये लॉ फर्म जो है ये एक्टिविस्ट कंपनीज के खिलाफ ये लोग काम करते हैं, और तो संकट संघ है जो बना लिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए। जी 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 बिल्कुल। तो क्राइसिस तो है। अब बहुत से कंजर्वेटिव लोग जो हैं, जो मतलब जो मार्केट इन्वेस्टर्स हैं, उनके मुताबिक शायद हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे फ़र्क ना पड़े, क्योंकि एक्सपोजर शायद इतना नहीं हुआ है, क्योंकि जो बाकी शेयर्स में गिरावट आई है वो इसके बनिस्बत कम है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के। लेकिन इसके बावजूद अगर आपने एक कंपनी को, जैसे हमने पहले भी अब इस बारे में बात की थी कि नेशनल ऑनर के साथ आप अगर इसको जोड़ देंगे, तो क्या आपके गवर्नमेंट पे या आपके देश पर दाग नहीं लगेगा। पहले आपने ये जताने की कोशिश की कि अदानी इज इंडिया, एक किस्म का तिरंगा झंडा उसके साथ अटैच कर दिया। जैसे आप हिंदुस्तान के सफ़ीर हैं, किसी एम्बेसी में बैठे हुए हैं, ऐसा आपने एक इमेज दिया। अब आपके जो हैं, जो पहले हिमायती रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि अदानी इज़ नॉट इंडिया, इससे हिंदुस्तान के उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बिजनेसमैन है। तो ये जो एक क्लाइम डाउन हुआ है उस पोजीशन से, मेरे लिए तो यही एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आने वाले वक्त में
ये प्राइस करेक्शन होगा और भी इनके शेयर्स में शायद गिरावट आए। तो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और उम्मीद तो यही है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा चोट ना पहुंचे इस वजह से। और ये आई थिंक ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਸਿਵਾਏ LIC ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। हाँ, लेकिन हालांकि ये बात ज़रूर है कि मार्केट का हमेशा रिलेटेड होता है सब कुछ। एक बहुत बड़ा कंपनी अगर डूब जाता है तो इसका असर तो पड़ता ही है। अब जैसे आप देखिए मूडीज़ ने अपना क्रेडिट रेटिंग नेगेटिव में कर दिया है इनके बारे में। एक नॉर्वे का, आप जैसे हमने बताया, सॉवरेन वेल्थ फंड, उसने विड्रॉ कर लिया। तो ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को कमज़ोर करता है। तो इनको ये शुबा होगा कि और ऐसे कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इस गवर्नमेंट के क्लोज हैं, जो मोदी साहब के बहुत बड़े जो हैं उनके साथ उनका कनेक्शन है। ऐसे सवालात पैदा हो जाएंगे और इससे ओवरऑल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में भारी गिरावट आएगी। अब पार्लियामेंट में ऑपोजिशन लीडर्स ने ये मेरे ख्याल से बहुत वाजिब मांग थी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाने का उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, जिस बारे में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला। तो अब जब ऐसा कोई सॉलिड आपका पॉइंट होता है, उसके जवाब में अगर आप बोलते हैं कि हम गंगा मैया की तरह साफ हैं, तो फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को इतना नहीं कॉन्फिडेंस पहुंचेगा इस तो बात से। लगता भी ये ड्रामा हाले चलता रहेगा कुछ देर हो। अभी तो चलेगा, और क्योंकि अब बजट सेशन भी चल रहा है और जब तक पार्लियामेंट सेशन में है उसके बाहर भी आप देखेंगे जब एक्चुअल में केस फाइल होगा, और मेरे ख्याल से क्योंकि आपने लॉ फर्म एंगेज किया है, कुछ तो आप करना चाहेंगे, तो उसका नतीजा कुछ भी हो, लेकिन जब ये दर्ज करेंगे फाइल, उसके बाद आप देखिएगा कितना बड़ा मीडिया एक कैंपेन शुरू होता है कि जो है ये हिंदुस्तान का बेटा है जो दुनिया की ताकतों से लड़ रहा है। कुछ इस हिसाब से जो है हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ऐसा कोई कैंपेन हो। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜੇਗੀ। ਜੀ। ਪਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦਾ ਅਖੀਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਹਾਲੇ ਉਹੀ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ एक्सपोज करांगे जे इन्होंने अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ मुकदमा किया। जी जी बिल्कुल, उनका वही पॉइंट है। और जैसे वो भी अपनी तैयारी करके आए हैं, वो भी हालांकि नए हैं इस गेम में, लेकिन बहुत बड़े बड़े 30 माह खां को उन्होंने धूल चटा दी है नहीं, तो उससे कॉन्फिडेंस तो पैदा हो ही जाता है। और क्योंकि ऐसा ज़रूर कुछ है जो छुपाने लायक है, तो उसको छुपाने की कोशिश हो रही है, और ये शुबा अब लोगों को हो रहा है धीरे धीरे। आप कितना भी पार्लियामेंट में जो है सीना चौड़ा करके बोल लें या सोशल मीडिया पे आप कैंपेन चलाएं, लेकिन जो आम आदमी है उसके जहन में तो ये बात आ गई है, ये सवाल पैदा हो गया है कि कुछ तो है जो छुपाने लायक है या छुपाने वाली बात है कुछ। अब वो क्या है तो वो हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल जी। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਪਡੇਟ। जी ਫਿਰ जी ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। जी जी, और ये बिल्कुल सोप ओपेरा हो गया है अभी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ 30 ਮਾਰੋं को धूल चटा दी है। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।